अब उसके बाद उसकी जगह एक नया जो है वो कल्चर आता है, एक नया जो है आगे इतिहास बढ़ता है। इसको हम लोग वैदिक काल के रूप में जानते हैं। दिस इज नोन एज वैदिक काल। अब वैदिक काल जो है वो एक बहुत प्रमुख काल है, क्योंकि इसको वैदिक काल इसलिए कहा जाता है, इसका सोर्स जो है, जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत है वो है वेद। तो वेदों के आधार पर इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। राइट, तो आज जो हमारी क्लास होगी इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जानना जरूरी है। कहां कहां से एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो वैरी करते हैं। पहला, इसको जो है वो पहला चीज पढ़ेंगे, अबॉर्ड ऑफ आर्यंस, से आर्यों का निवास स्थान। तो आर्य क्या थे, आर्य की थ्योरी कैसे आई, और निवास स्थान उनका मूल कहां रहा है। क्योंकि ये जो थ्योरी है, जो हड़प्पन थ्योरी और आर्यन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मैं इसको मानता हूं कि भारतीय इतिहास के साथ सबसे बड़ी साजिश है, जो वेस्टर्न ने हमारी किताबों में बदल कर किया। और इस तरह की कभी भारतीय एक ना हो सके, आपस में लड़ते रहे, बताया गया आर्य बाहर से आए, तो अलग अलग थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत की गई। चलिए, दूसरा है ऋग्वैदिक काल, जो कि सबसे प्रमुख, जो हमारा पहला वेद ही था ऋग्वेद, वो काल जहां से इस पूरी वर्तमान सभ्यता का जो है वो एक उद्गम होता है, और वहां से उसको बहुत बड़ा विन्यास, बहुत बड़ा जो है वो इनपुट मिलता है। अगला बात करते हैं, तो किसी भी जो एक काल होता है उसकी राजनीतिक जीवन यानी उसकी पॉलिटिकल लाइफ बहुत कुछ मैटर करती है, कि राजा कैसा था, प्रजा कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, ये जानना बहुत जरूरी है। अदर फीचर, अन्य विशेषताओं की बात करते हैं। इसके साथ साथ की कमिटीज, प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी उस काल में, और 10 जो राजस वॉर था यानी 10 राज्य वॉर जिसे कहते हैं, बड़ा फेमस, बार बार यहां से क्वेश्चन आया, ये क्या था। और ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख पद यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द ऋग्वैदिक पीरियड, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से प्रशासन को चलाया जा सकता है, गवर्नमेंट को चलाया जा सकता है। बहुत जरूरी है उसका आर्थिक जीवन कैसा था। तो ये जो फंडामेंटल है, वैसे तो पढ़ने को इसमें हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो वैदिक काल है इसमें फैक्चुअल इनपुट्स बहुत है, यानी कि हमें फैक्ट्स के बारे में जानकारी है। तो मैंने बहुत प्रिसाइज फैक्ट्स यहाँ रखे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं और जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या आप झा श्रीमाली पढ़ सकते हैं, बहुत सी किताबें। पर चूंकि हम प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम उसी तरह के अपने जो है सेगमेंट्स को रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले शुरू करते हैं वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। चूंकि इसका सोर्स वेद रहे हैं और वेदों के आधार पर इस काल को, इस पीरियड को वैदिक काल कहा गया है। राइट, तो ये जो समय दिया गया है वो 1500 ईस्वी पूर्व बीसी, कल मैंने आपको बताया था बीसी का क्या कॉन्सेप्ट है, से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय रहा है। लगभग ये पूरा विन्यास इसने लिया है। तो ये जो है लगभग समय यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय यानी कि बीसी को जो है हम लोग वैदिक काल के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो कॉन्टिन्यूटी थी, ठीक है, भारत में कभी भी सभ्यताओं में डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं पाई गई। भारत एक सतत सभ्यता, इसीलिए इसको सनातन कहा गया। सनातन का मतलब होता है जो न जिसका आदि हो ना अंत हो, वो लगातार चलती रहे, वो सनातन कहलाती है। तो भारतीय सभ्यता जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस सभ्यता के रूप में जानी गई है। तो यहां कहा जा रहा है कि द वैदिक सिविलाइजेशन इमर्ज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के पतन के उपरांत ही वैदिक सभ्यता का उदय होता है। अगला कहता है इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। राइट, द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेदास। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया। व्हाई इट इज नोन एज वैदिक पीरियड, क्यों कहा गया इसको वैदिक काल, क्योंकि इसका स्रोत जो है जानकारी वो वेदों से प्राप्त। और मैंने आपको क्या बताया, जब पहले लेक्चर में बात हुई थी, सीएच कार का एग्जांपल मैंने दिया था, तो मैंने वहां कहा था कि हिस्टोरियन जो होता है, जो इतिहासकार होता है, वो साक्ष्यों को इकट्ठा करता है, एविडेंसेस को लेकर आता है और उसके हिसाब से वो इतिहास को बुनता है, वो इतिहास को लेखन तरीके से रखता है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही विषय ऐसा है जिसपे सबसे ज्यादा विवाद होता है, सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी होती है, वो होती है हिस्ट्री, कि लिखने वाला किस माइंडसेट का है। इतिहास तुम्हारे सामने इसी रूप में आता है। तो आज भी अखबारों में बार बार अगर तुम देखते होगे तो इतिहास को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इसे बेसिकली आर्य सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, आर्य जो शब्द है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है नोबेल। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ है वो क्या कहलाएगा, आर्य कहलाएगा। ठीक है, इसे कुलीन वर्ग भी कहा गया। तो इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि यहां पर जो है ये लोग बहुत श्रेष्ठ जन के रूप में थे, ये लोग बहुत कुलीन और नोबेल जो है वो सुपीरियर लोग ये माने गए, ऐसा यहां पर ये कहा गया। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आर्यों का निवास स्थान, इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हैं कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने इन्वेड भी किया था, ऐसा भी कहा जाए। जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। जर्मन विद्वान थे और इन्होंने भारतीय जो है साहित्य का अध्ययन किया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न वोकैबुलरी है, जो वेस्टर्न चीजें हैं, वो एक अलग डायमेंशन में चलती हैं
और जब वो भारतीय साहित्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका जो माइंडसेट होता है वो अलग तरीके से कार्य करता है। सो ये आर्यों का निवास स्थान जो है माना गया। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, दे केम फ्रॉम मध्य एशिया, ये जो है वो मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। तो ऐसा इनका मानना था, क्योंकि इन्होंने जो है वो एक तरह से एक रेसिज्म का कॉन्सेप्ट रखा था कि ये नस्ल ही अलग है। कारण ये था कि वेस्ट में जो, पश्चिम में जो इतिहास था वो रेस के आधार पर ही डिवाइडेड था। लेकिन मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि इन्होंने कहा कि नॉर्थ पोल से, यानी उत्तरी ध्रुव से ये वहां से होते हुए आए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो है जानकारी थी आपके लिए कि आर्य जो है वो यहां से आए। मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से, इन्होंने कहा कि नॉर्थ पोल से ये होते हुए भारत में जो क्षेत्र है उसमें ये लोग आए। ठीक है, हालांकि मैं दोनों थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बहुत सी नई नई रिसर्च आ रही है और नई रिसर्च कहती है कि आर्य कहीं से आए नहीं थे, आर्य यहीं के निवासी थे, और जो श्रेष्ठ लोग थे, जो सुपीरियर लोग थे, जो ज्ञान विज्ञान तकनीकी, उन्हें आर्य कहा जाता था। ये कोई नस्ल नहीं थी, क्योंकि भारतीय इतिहास में कभी भी हम रेसिज्म बेस पे हिस्ट्री नहीं लिखते चले आए। और देखना धीरे धीरे मेरी ये बातें सत्य होती चली जाएंगी, जैसे जैसे नए अनुसंधान होंगे, हम अंग्रेजों की उस गुलामी से, जो मानसिक गुलामी अभी भी हमारे सर के ऊपर बैठी हुई है, उससे जैसे जैसे हम आजाद होते चले जाएंगे, वैसे वैसे नई नई चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। चलिए, इतिहास तो लगातार चलने वाली चीज है, हर पल हम इतिहास का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला हमारा सेगमेंट क्या है, और वो है कि ऋग्वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल कैसा था। राइट, ऋग्वैदिक काल हमारा कैसा था। राइट, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी का समय जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड कहलाता था। अब जो एविडेंसेस मौजूद हैं उसके हिसाब से ये कहते हैं कि ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, बेसिकली रूरल सिविलाइजेशन। अच्छा, इससे पहले हमने हड़प्पा पढ़ा था, और हड़प्पा कैसी सभ्यता थी, अंतर क्या था? अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो दोनों के बीच में अंतर बताओगे कि ये जो है, अगर ये ग्रामीण सभ्यता इनके हिसाब से मानी जा रही है, तो जो हड़प्पा थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी वो क्या थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है? यहां पर मुख्य कार्य क्या था? जो ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रामीण सभ्यता, तो ग्रामीण में आज भी क्या होता है, कृषि होता है, पशुपालन होता है, यही वहां पे मुख्य कार्य था। तो यहां के जो मुख्य कार्य थे, यानी मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री यहां पे मुख्य कार्य के रूप में जाना जाता था। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री जो है वो सरवाइव नहीं करती है, और जैसा कि हम जानते हैं किसी सभ्यता को बसने के लिए नदियों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले भी मैंने बताया था, कई कारण बताए थे आपको। सबसे पहला तो जल की आवश्यकता जो पूरी होती है, जो जीवन का आधार है। फिर आपका इरिगेशन, सिंचाई, कृषि कार्यों के लिए सिंचाई चाहिए। नदियां मिट्टी लेकर आती हैं, तो वो जलोढ़ मृदा जो है, यानी कि एलुवियल सॉइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, परिवहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम तरह का मत्स्य पालन और तमाम तरह से और भी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र जो था वो आर्य सभ्यता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था या वैदिक पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? उसमें पहली मुख्य नदी थी सरस्वती, जिसे नदी तमा का भी दर्जा दिया जाता था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती नदी, जो आगे चलकर विलुप्त हो जाती है, मैंने कल भी इससे पहले डिस्कस किया था। इसके बाद गंगा, सिंधु और यमुना नदी, जो इन नदियों के द्वारा मिट्टी बिछाई गई थी भारत के मैदानों में, प्लेन्स इन इंडिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी सरस्वती, जिसे नदी तमा भी कहा गया, याद करिए तुरंत, अभी के अभी तुरंत रिवाइज करिए, गंगा, इंडस और यमुना नदी। तो ये प्रमुख नदियां थी जो वैदिक काल में इनका जो है जिक्र मिलता है, और यही जो है बसावट, इसी के आसपास जो सेटलमेंट था वो उसी के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो नदी तमा किसे कहा गया? सरस्वती नदी को। आगे बात करते हैं। तो जो सबसे प्रारंभिक, सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य, अगर हम वेदों की बात करें, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद। अब इसके बारे में बहुत से फैक्ट पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत कुछ आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हम चूंकि प्री की पढ़ाई करें तो हमें टू द पॉइंट ही हमें चलना पड़ेगा और इसके आर्ग्यूमेंट्स को समझना पड़ेगा। एग्जाम देना है, ठीक है, विद्वान हिस्ट्री का बाद में बन लेना, जब सेलेक्ट हो जाओगे आईएएस में तो फॉरेन भी चले जाना पढ़ने के लिए और वहां जाकर ढेर सारी चीजें कर लेना, बट अभी प्री निकालना जरूरी है और हम देखते हैं कि हमें कितने ज्यादा यहां पर इनपुट मिल सकते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुछ प्रमुख देवी देवताओं की हमें जो है वो चर्चा मिलती है। अब ये एग्जाम में पूछा गया किसका किसका जिक्र है, ठीक है, किसके किसके बारे में बात की गई, तो जरा ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान से पकड़ना। पूछा जा चुका है ऋग्वेद में किसके किसके कौन कौन से देवता जो थे, जो गॉड थे, वो उनके बारे में चर्चा हुई है प्रमुखता से बार बार, तो ध्यान रखना। अग्नि, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसकी नहीं हुई है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा डालकर यह पूछा जा सकता है किसकी नहीं हुई है चर्चा, ठीक है।
तो जैसे उसमें विष्णु की चर्चा, अब ये उत्तर वैदिक काल में आएंगे, महेश की चर्चा, तो अभी आज के समय में हर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करता है, ठीक है, तो ये चर्चा हो रही है, तो ये बहुत ध्यान से ट्रिक याद रखना, ये बहुत बाद में आएंगे, जब उत्तर वैदिक काल में जाओगे और आगे समाज बढ़ेगा, समय और बीतेगा, तब इनकी चर्चा आएगी। तो यहां क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, बोले ठकाक से आंसर लगाओ, क्योंकि बताया जाता है ना कि ब्रह्मा सृष्टि के जो है वो निर्माण करता है, जो कंस्ट्रक्टर हैं, और विष्णु पालक हैं, और महेश जो है या शिव जो है वो संहारक के रूप में। हम आज इन्हीं रूपों में जानते हैं, लेकिन इतिहास में इनको अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। तो अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण देवताओं की स्तुति का संग्रह हमें मिलता है। याद रहेगा ध्यान से, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड सेवेंथ मंडल एडेड एट द एंड, तो सबसे लास्ट में फर्स्ट और सेवेंथ मंडल समय के साथ, चूंकि ये जो वेद थे वो श्रुतियों आधारित थे, हमने बहुत पहले श्रुतियों आधारित रख लिया था, यानी इसमें गुरु अपने शिष्य को, योग्य शिष्य को लेता था, और योग्य शिष्य को यानी कि जो उसका पीपल था उसको समझाते थे, कि उसको जो है वो सुनकर वो याद करता था। और चूंकि ये समझने की विषय वस्तु थी कि कौन इनको समझ सकता था, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो श्लोक हैं, जो सूक्तियां हैं ऋग्वेद की, वो बहुत खुली हुई हैं, इनके मतलब कई मतलब निकाले जा सकते हैं, और इसलिए भी होते थे क्योंकि जैसा मन वैसे ही आप इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जो चीज थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, समय के साथ इसमें बदलाव होता गया, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, टोटल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, ठीक है, तो 4 हमारे टोटल वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 हैं। तो ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और 128 1028 सूक्त हैं, और 10462 मंत्र हैं। तो मंडल के अंदर होता है सूक्त, सूक्त के अंदर होता है मंत्र, ठीक है। तो कितने मंडल, 10, याद रखिएगा, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 10,462 मंत्रास आर देयर, ठीक है। तो वहां पर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब सवाल है कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। तो होत्र किसे कहते थे, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित है, यानी ऋग्वेद को जो बांचते थे, ऋग्वेद अपने शिष्यों को समझाते थे, वो पुरोहित कहलाते थे, उन्हें होत्र भी कहा जाता था या होता भी कहा जाता था, ठीक है, यानी वो जो कंडक्ट कर रहे हैं। वन हु रिसाइटेड द ऋग्वेद वॉज कॉल्ड अ प्रीस्ट, और होत्र, वहां उसको होत्र कहा जाता था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ऋग्वैदिक काल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस नदी को प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन करिए, तब आगे हम इसका आंसर देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस नदी को प्रदान किया गया है, वितस्ता को, सदानीरा को, सुतुद्री को, या नदीतमा को, ठीक है। अभी मैंने बताया, विच रिवर हैज बीन गिवन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द ऋग्वैदिक पीरियड। तो ए वितस्ता, बी सदानीरा, सी शतुद्री, और डी नदीतमा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जरा थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ा है, अब इसको लगाना है, तो आप इसका आंसर अभी सोचिए, आगे मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तुरंत के तुरंत नहीं बताऊंगा, रिवाइज करेंगे तब दोबारा हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं, किसी भी जो समाज होता है उसका राजनीतिक जीवन में परिवार से लेकर राजा तक का पूरा जो यूनिट होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। तो आज हम पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इसका राजनीतिक जीवन है। तो ये जो सेगमेंट था, माना जाता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की, यानी जो पिता था पुरुष, वो हेड ऑफ द फैमिली माना जाता था, ये हेड ऑफ द फैमिली ये माना जाता था, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक परिवार यहां पर देखने को हमें मिलता है। इस समय के बारे में हमें 5 क्लैन चीफ यानी कि 5 जो है वो कबीलों के प्रमुख हमें सुनने में मिलते हैं, जिनका एक पूरा समुदाय हुआ करता था। इसमें पुरु का नाम आता है, तुर्वस का नाम आता है, युद्ध का नाम आता है, अनु और दुरध्य, ये जो है वो 5 कबीलों के नाम और उनके चीफ के नाम समझ में आते हैं। पुरु, ठीक है, तुर्वस, युद्ध, अनु और दुर्ध्य। तो ये जो है वो 5 कबीले याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बार बार जो है वो वैदिक काल में ये नाम हमें सुनाई पड़ते हैं, जो सबसे मुख्यतः बार बार इसका इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, समाज की 3 इकाइयां थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज की 3 इकाइयां थी, यानी कि जो सोसाइटी थी पूरी की पूरी, वो 3 लेयर्स में मुख्यतः डिवाइडेड थी, ठीक है, 3 लेयर्स में वो डिवाइडेड हुआ करती थी, जिसमें एक का नाम था ग्राम, दूसरा विश और तीसरा जन, ठीक है। तो ग्राम,
विष और जन, ये तीन जो है वो प्रमुख जो है वो हिस्से थे, मेजर यूनिट थी। चूंकि समाज को माना गया है कि ग्रामीण समाज था, मुख्यतः जो है ये रूरल सोसाइटी थी, जैसा कि हड़प्पा जो थी वो अर्बनाइज सोसाइटी थी, ये रूरल सोसाइटी थी। तो यहां पर ग्राम, विष और जन हुआ करता था। राजा का पद हो चुका था, जैसे इससे पहले हमने देखा कि वहां पर पुजारी की मूर्ति मिली है, जो कि माना जाता था कि सबसे मुख्य व्यक्ति था हड़प्पा काल में, लेकिन यहां पर राजा का पद जो है वो आ चुका था, और राजा का पद इनके हिसाब से वंशानुगत था, यानी हेरिडेटरी पे था, यानी कि राजा का बच्चा जो है वो राजा बनेगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं था, ये मोनार्क नहीं था। हमारे यहाँ ये बड़ा समझना पड़ेगा कि ये मोनार्क नहीं था, जैसा कि वेस्ट में हम देखते हैं कि वहां मोनार्की थी पूरी की तरीके एब्सोल्यूट, तो यहां वो मोनार्की नहीं थी। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए समिति जो है होती थी, ठीक है, कमेटी बनती थी, ठीक है, जिसको समिति कहा जाता था, और राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा भी जो है वो धर्म से बंधा हुआ था। धर्म का मतलब ये नहीं कि जो आज हमारा धर्म है, राज धर्म कहलाता है, राजा का धर्म। तो राज जो है वो राजा किस तरह से अपने कार्यों का उत्तरदायित्व करेगा, निर्णय लेते समय उसे सभा और समितियों की आवश्यकता पड़ती थी, सब लोग बैठते थे और बहुमत से निर्णय होता था। यानी अगर हम बात करें कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है, गणराज्य में से एक है, रिपब्लिक में से एक है, तो इसमें कोई भी जो है वो गलत बात नहीं होगी। कई बार ये कहा जाता है अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, अभी 400 साढ़े 400 साल हुए। अगर भारत की बात करें तो आप देखिए कि कितने समय पहले ही राजा को सलाह देने वाले, राजा के फैसलों में दखल देने वालों की भी हमारे यहाँ अच्छी खासी संख्या थी, जिन्हें समितियां कहा जाता था। विद्वान लोग इसमें हुआ करते थे और राजा एब्सोल्यूट निर्णय नहीं ले सकता था, राइट, उसको अपने काम को करना ही होता था। आगे बात करें कुछ अन्य विशेषताएं समाज में, क्या चाइल्ड मैरिज था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, बाल विवाह नहीं होता था, इस तरह की जानकारियां नहीं मिली हैं। क्या इंटरकास्ट मैरिज थी, राइट, एक जाति से दूसरी जाति में, यस, अंतर जातीय विवाह का प्रचलन था, इंटरकास्ट मैरिज वॉज प्रिवेलेंट, क्लियर। तो बाल विवाह नहीं हुआ करते थे उन दिनों, जैसे आज एक कुप्रथा के रूप में हमारे सामने है। तो कई बार आप ऑफिसर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी ने कहा नहीं नहीं बच्चियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि अगर आप वैदिक कल्चर का हिस्सा हैं, आप सनातन संस्कृत का हिस्सा है, तो सनातन संस्कृत की शुरुआत में ही ऐसी कोई कुप्रथा थी ही नहीं। कल को आप जाकर आईएएस ऑफिसर के तौर पर आप समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इतिहास वहां आपको बहुत मदद देता है कि बोलेंगे भाई, बोले अरे नहीं हम तो धार्मिक आदमी, हम तो, बोले धार्मिक आदमी तो छोड़ो, धर्म को ढंग से पढ़ो। बोले वैदिक काल जो हमारा जो उत्पत्ति मानी जा रही है एक तरह से वर्तमान समाज में, तो वो कभी ऐसी कुप्रथा थी ही नहीं। नेक्स्ट वन, देयर वाज नो पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी महिलाओं के ऊपर कोई भी पाबंदी इस तरह से नहीं थी। वुमेन हैड द राइट टू एजुकेशन, स्त्रियों के पास शिक्षा का अधिकार था। देखो ये सारी चीजें आज के समाज के साथ तुम कंपैरिजन कर सकते हो। आज ऑनर किलिंग हो रही है, अगर कोई अंतरजातीय विवाह कर रहा है तो ऑनर किलिंग हो जा रही है, समाज में आज ये कुप्रथा के रूप में है, ठीक है। कई जगह पर्दा प्रथा है, महिलाएं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो सब इसका सीधा सा मतलब है कि संस्कृति जैसे जैसे आगे बहती है उसमें धीरे धीरे नई नई चीजें जुड़ती चली जाती है और कई बार वो बहुत निगेटिव भी होती हैं। तो आप इस जानकारी का प्रयोग करके आज समाज की कुरीतियों का अगर विरोध करना है, जो बैड प्रैक्टिसेस उनका विरोध करना है, तो आप इन इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, राइट। और ऐसी स्थिति थी कि महिलाएं जो थी वो बहुत विद्वान थी, जिसमें कुछ प्रमुख विद्वान महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। लीडिंग वुमेन्स जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ये नाम कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। तो ये वो स्त्रियां थी, बहुत सी ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं का जो सूक्त उनका जो है वो क्या किया, निर्माण किया, उसमें जो है वो अपनी बात को कहा। तो ये विदुषी महिलाएं थी, इनको बहुत विद्वान महिलाएं कहा जाता था। ये ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी, मतलब ऋषि के साथ बैठकर, पुरुष ऋषि जो थे इनके साथ बैठकर प्रश्न उत्तर करना, वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना, और आर्ग्यूमेंट से जो नॉलेज निकलती थी उसी को ही लिख देना, ठीक है। तो ये इस स्थिति में जो है वो महिलाएं थी। तो ये कहना कि पैट्रियार्कियल समाज था और जो है वो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इसमें तमाम विदुषी महिलाएं थी जिनका जिक्र जो है वो हमें मिलता है वेदों में। आगे बात करते हैं, उन दिनों प्रमुख समितियां क्या थी, इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है। कमिटीज का मतलब होता है जहां लोग जुड़ते हैं, विद्वान लोग जुड़ते हैं और वो किसी निर्णय को बहुमत के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आज की डेट में डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं तो उस पर वो अपने विचार रखते हैं, जो सबसे अच्छा विचार होता है उसको चुन लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो उन दिनों जो इंपॉर्टेंट, जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाली, जो पावरफुल थी, जिनकी बात होती थी, दम रखते थे, ये विद्वान लोग होते थे, पढ़े लिखे आचार्य होते थे। तो सभा, समितियां, विदथ और गण,
ये 4 नाम आपको एग्जाम में मिलेंगे। सभा, समितियां, विदत और गण, ये प्रमुख समितियां थी। इसके लोग जो है वो फैसले लिया करते थे, डिसीजन लिया करते थे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या महिलाओं को सभा में जो है वो अनुमति थी? जैसे कई बार हम पढ़ते हैं तो कई बार हमें जब वेस्ट दिखाता है तो कई बार बोलता है ना कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को था, लेकिन जो भारत का ब्राह्मणिज्म था, या इस तरह के जो है धर्म की बात होती है, क्योंकि वो इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को अरे गलत नजर से देखते रहे, अरे यार तुमने हमारा शोषण किया, तुमने हमारा शोषण किया, जबकि हम दोनों अपने इतिहास को अच्छी तरह नहीं जानते। तो उसमें कहा था देखो भगवान बुद्ध ने महिलाओं को जो है अनुमति दी थी, इससे पहले अनुमति थी नहीं, कई बार तुमने सुना होगा। और क्या होता है कि आप क्या सही क्या गलत, इससे पहले आप क्या होता है आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। और वेस्टर्न में बैठी हुई ताकतें, जो पश्चिम की ताकतें, वो हमेशा चाहती कि भारत के लोग आपस में लड़ते रहें। एक लड़ाई हमने 1947 में लड़ी और उसका क्या हुआ, देश का विभाजन हो गया, लाखों लोग मारे गए, ठीक है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं वो अपना जो लहू है वो बहा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, वो बलिदान अपना दे रहे हैं, और हजारों हजारों की संख्या में परिवार उजड़ रहे हैं। तो एक ये विभाजन जो ब्रिटिश हमारे साथ करके चले गए, तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बदल दिया कि हम आने वाले समय में कभी एक ना हो सके। हम क्योंकि जिस दिन भारतीय हो गए, जिस दिन हमारी पहचान, हमारी धर्म, जाति इन सबसे उड़कर भारतीय हो गई, उसी दिन ये समझ लेना कि भारत के राष्ट्र का उदय हो जाएगा। क्योंकि इतने करोड़ों की शक्तियां जब एक साथ उड़ जाएंगी और हम सभी गर्व के साथ कहेंगे देखो भाई मेरी जो अपनी व्यक्तिगत पहचान उसको मैं किनारे रखता हूं, मेरी एक ही पहचान है, मेरी एक ही आइडेंटिटी है कि मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं, और गर्व के साथ अपने राष्ट्र के लिए काम करूंगा। जब मैं कोई भी काम करूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि इसका मेरे राष्ट्र पर क्या प्रभाव हो रहा है। जब मैं इस बुद्धि के साथ चलना शुरू हो जाऊंगा तो राष्ट्र की ताकत कई कई गुना बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में जो हमारी बादशाहत है वो फिर से कायम हो जाएगी। अब यहां पर जो है वुमेन है ऑल्सो प्लेज इन सभा एंड विदत, यानी महिलाओं को भी सभा और विदत में स्थान प्राप्त था। यानी महिलाएं भी आर्गुमेंट्स होती थी, डिसीजन लेते थे, और दे हैव मस्ट हैव द पावर ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस। ग्राम में भी जो है वो पंचायतों में होने वाले डिसीजन भी जो है वो क्या काम करती थी, महिलाएं ले सकती थी, और इनके जो निर्णय को माना जाता था। तो समाज प्रोग्रेसिव था। समाज जो है वो क्या होता, महिलाओं को भी हर निर्णय में, राजनीतिक निर्णय में भी वो क्या करता था, अपने साथ लेकर चलता था। सो यहां पर स्थान प्राप्त था, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए नहीं था तो इस आर्गुमेंट को कैंसिल कर देना। आगे बात करते हैं। उस समय एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती जिसको हम लोग 10 राज्य या 10 राज युद्ध भी कहते हैं, 10 राजस युद्ध भी कहा जाता था, वॉर। इसके बारे में बार बार जो है वो वेदों में हमें चर्चा इसके बारे में मिलती है। तो भरत वंश के राजा और 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो ये भरत वंश के राजा का एक बहुत बड़ी एक गान है, उनके महान जो है वो चरित्र के बारे में बताया गया कि भरत वंश के राजा और 10 राजाओं के बीच का युद्ध था। इसके 10 राज्य युद्ध भी इसको कहा गया है। कहां पर यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन द बैंक्स ऑफ पुरुषणी रिवर, यानी कि पौरुषणी नदी के किनारे ये जो है वो युद्ध लड़ा गया था। भरतवंश के राजा सुदास को विजय मिली। किसको विजय मिली? भरतवंश के राजा सुदास, जिन्होंने ये लीड किया था वॉर, वहां पर ये जो है वो युद्ध लड़ा और ये सुदास को जो है वो क्या मिली? जीत मिली। तो कौन सी नदी के किनारे? पुरुषणी नदी के किनारे, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध था भरतवंश के जो क्लान के प्रमुख के साथ, और विजय राजा कौन से थे? सुदास थे, और उनको क्या हुआ? विजय मिली। ये 4 फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 राज्य युद्ध का हमें बार बार जो है जिक्र वैदिक काल में मिलता है। आगे बात करते हैं। क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत हैं, क्योंकि अभी इतिहास एक नए स्वरूप में हमारे सामने आएगा, और ये पूरी चीज जो थी सूक्त, मतलब एक तरह से श्रुतियों पर आधारित थी, तो बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में और जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख पद, सम इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द ऋग्वैदिक पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट जो होती है वो प्रशासन को बताती है। जैसे आज आईएएस की पोस्ट है, डीएम हो गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, डीजीपी हो गया। तो ये प्रशासन कैसा, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इस बार अभी आपने देखा पिछले 2-3 सालों से इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन पर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर अभी सब जब सॉल्व कराया था शुरुआत में, तो वहां भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए अगर बात करते हैं तो परम दुर्गपति। तो परम दुर्गपति का जो पोस्ट था वो क्या काम करता था? परम दुर्गपति का काम था सैनिक कार्य, यानी मिलिट्री वर्क को कंपाइल करना, मिलिट्री वर्क को आगे बढ़ाने का काम था। तो उसका नाम था परम दुर्गपति, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, एनवॉय या दूत। तो दूत जो होता था वो ट्रीटी या प्रपोजल, कोई संधि प्रस्ताव लेकर जाता था, उसको दूत कहा जाता था। रामायण काल में भी आपने देखा होगा कि जो है हनुमान जी दूत बनकर गए थे,
और अंगद की भी बात करेंगे तो दूत बनकर गए थे, यानी वो क्या था, जैसे आज एम्बेसडर्स होते हैं, तो ये बेसिकली इनका काम क्या होता था, इनका काम जो होता था वो संदेश लेकर जाना, ट्रीटी या संधियों को कराना होता था। आगे बात करते हैं, वज्रपति किसे कहा गया था? तो द ऑनर ऑफ काउलैंड, जो गो भूमि का स्वामी, जो गाय थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थी वैदिक काल में, गाय। ठीक है, तो गाय जो जिसके पास ज्यादा होती थी वो उतना ही ज्यादा क्या कहलाता था, वो उतना ज्यादा समृद्ध माना जाता था, तो इसको व्रजपति कहा जाता था, जो गो भूमि स्वामी का, जो भूमि का स्वामी होता था। ठीक है, अगला सेनानी, ग्रामीणी, पुरोहित। ठीक है, पुरोहित का जो पद होता था वो बहुत वंशानुगत होता था, हेरिडेटरी होता था, यानी कि जो है पिता से पुत्र को वो ट्रांसफर होता था। तो ये कुछ प्रमुख वर्ड थे जो ऋग्वैदिक काल में इस्तेमाल किए जाते थे वैदिक काल में। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ के साथ सामाजिक जीवन, यानी कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिया करते थे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है आया हुआ है कि समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? फैमिली, यानी परिवार। परिवार ही जो है वो सबसे पहली इकाई थी किसी भी सोसाइटी की। परिवार का मुखिया कौन होता था, यानी फैमिली का हेड कौन होता था? उसको कहा जाता था गृहपति, या इसको कुलप भी कहा जाता था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिवार के प्रमुख को गृहपति या कुलप कहा गया है। ठीक है, कुलप कहा गया है। आगे बात करते हैं, और यह प्रथा आज भी चलती चली है कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी वो ओनली टू द सन, पैतृक संपत्ति केवल पुत्र को मिलती थी। आज भी हमारे यहां ऐसे इसे पैट्रियार्की सोसाइटी कहा जाता था, तो ऐसा लिखा है कि पैतृक संपत्ति केवल पुत्र को मिलती थी। ठीक है, और उस समय ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, यानी संयुक्त परिवार प्रणाली हुआ करता था। एक एक पॉइंट अब याद करना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैदिक पीरियड, कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक पीरियड के सामाजिक व्यवस्था के बारे में सही है। तो अगर ये दे दिया कि पैतृक संपत्ति पुत्र के साथ पुत्री को भी मिलती थी, तो अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप क्या होगा, टिक लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह एक एक पॉइंट को आप इसी तरह, मैंने प्री के हिसाब से सारे पॉइंट्स रखे हैं, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। नॉलेज चेक करने के लिए मेंस है। ठीक है, कि आपको उसमें क्या आप सोचते हैं कि ऐसा था या नहीं था, तो वहां मेंस में ये क्वेश्चन आते हैं। प्री में हमें क्या करना है, टू द पॉइंट रहना, क्योंकि देखो आपका दिमाग जैसे भटकेगा, आप कुछ पढ़ना शुरू करते हो और कोई टीचर समझाना तो आपका मन करता है अरे भागो सब पकड़ो। कई कमेंट देखे मैंने यूट्यूब पे थे कि अरे यार ये टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, इसमें डिटेल में कब पढ़ाओगे, एक तो 99 रुपए दिए हो, आत्मा वैसे तुमने गिरवी सबकी रख ली है। ठीक है, देश इसी चक्कर में इतना पिछड़ा, तुम खुद ही समझ गए होगे कि जब कोई आगे बढ़ता है तो काहे वो गरीबों को भूल जाता है, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना टारगेट याद रखना है। अर्जुन की तरह सिर्फ आंख देखनी है, चिड़िया पंख पंजे देखोगे तो गुरु द्रोणाचार्य कहेंगे भाग यहां से। ठीक है, तो सबको क्या किया था, युधिष्ठिर ने कहा अरे साहब मुझे ये भी दिख रहा है, बोले जाओ बाद में आना। भीम ने कहा मुझे वो पंजे वंजे भी दिख रहा, बोले जाओ जाओ तुम अब जाओ के खीर खाओ। फिर सबको बुलाया, सिर्फ अर्जुन ने कहा, बोला क्या दिख रहा है, बोला सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, बोले अब निशाना लगा दो। तो यहां पर तुम्हें प्री देना है तो तुम्हें प्री पर ही फोकस, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उस पर फोकस रखना है। इसी में तुम जो है पूरा खिचड़ी पकाओगे कि अपना बीए का भी एग्जाम निकाल लें, पीसीएस भी दे लें, आईएएस भी बन जाएं, एस्ट्रोनॉट भी बन जाएं, डॉक्टर भी हो जाएं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। ठीक है, तो वर्ण का मतलब होता है कलर। अब ये जो है बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, तो वर्ण को व्यवस्था को आगे जैसे कॉमनली कहा जाता है कि जाति व्यवस्था पर आधारित था। सो वर्ण सिस्टम इज टोटली डिफरेंट सिस्टम। ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट है, कई बार मैं मेंस की कक्षाओं में इस पर बहुत डिस्कस करता हूं कि वर्ण का मतलब होता है रंग। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो गुण होते हैं वो 3 रंगों में विभाजित है, रज तम और जो सतगुण है। तो बेसिकली इसी के हिसाब से कि किसमें क्या क्वालिटीज हैं, कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कौन लड़ाई कर सकता है, कौन व्यापार कर सकता है, इसके हिसाब से उसको बांटा गया था। आगे चलकर इसमें बहुत सी थ्योरी इन्वॉल्व होती है और अंत में ये इक्वल टू जाति व्यवस्था के रूप में भारत में प्रचलित हो गई। आगे चलते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ विराट पुरुष इन द पुरुष सूक्त इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहां मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि बहुत बाद में ये जोड़ा गया था और इसने पूरे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का वर्णन है। तो विराट पुरुष क्या है? विराट पुरुष को अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि इसमें जो जाति व्यवस्थाओं का जो बात कही जाती है, चाहे वो उसके पक्ष में चाहे विपक्ष में, ये हमेशा इसी का इस्तेमाल करके कही जाती है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से,
ठीक है, भुजा से क्षत्रिय, विराट पुरुष के जो है वो ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, शूद्र उसके जो है जांघों से, और वो जांघों से वैश्य, और शूद्र पैरों से जो है निकला है। तो जनरली ये बात कही जाती है, इस तरह से जो है पुरुष सूक्त में जोड़ा गया, जो कि जिसकी भाषा को लेकर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बहुत लंबे समय बाद ये जोड़ी गई थी, ये मूल तत्व में नहीं थी। खैर आगे हम लोग चलते हैं। अब उस समय के प्रमुख क्लोथिंग क्या थी, यानी कि प्रमुख वस्त्र क्या थे, स्टेपल क्लोथिंग क्या थी। तो अधो वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, अधो वस्त्र शरीर के आधे हिस्से को ढकने के लिए। उत्तरीय वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था, और अधिवास, ये तीन शब्द हुआ करते थे, अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। इस तरह का हम लोग प्रयोग किया करते थे वस्त्रों के लिए, राइट। आगे बात करते हैं कि किसी भी जो काल होता है इतिहास में, उसका जो ब्लड होता है वो आर्थिक जीवन होता है, इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं। तो प्रमुख कार्य जो है कृषि एवं पशुपालन था। मेजर फंक्शन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये सभ्यता ही कैसी थी, माना जाता है ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड वॉज कॉल्ड फर्टाइल लैंड और फील्ड, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि थी जहां पर खेती की जा सकती थी उसे उर्वरा भूमि या क्षेत्र कहा जाता था। दिस इज नोन एज क्षेत्र, दिस इज नोन एज क्षेत्र, इसको कहा जाता था। क्षेत्र की परिभाषा क्या थी, व्हाट डू यू, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए क्षेत्र क्या था वैदिक काल में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षेत्र, ठीक है। तो क्षेत्र क्या था, क्षेत्र जो था उसका मतलब था कि वो उर्वरक भूमि थी, यानी फर्टाइल लैंड था, ठीक है, फर्टाइल लैंड था, और जो कि ग्रामीण व्यवस्था में जो उपजाऊ भूमि होती है वो जीवन का आधार होती है। याद है हड़प्पा काल में उर्वरकता की देवी की पूजा होती थी, ठीक है। द पॉस्चर वॉज कॉल्ड गव्य या गव्यति, तो चरागाह को गव्य कहा जाता था या गव्यति कहा जाता था, संस्कृत के शब्द है गव्य या गव्यति। जो पॉस्चर लैंड था जहां पर पशु जो है वो चरते थे, पॉस्चर लैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था चरागाहों के, तो उसको गव्य या गव्यति कहा जाता था। याद रखिएगा, ये आजकल चलन चल रहा है, प्री में ऐसे वर्ड उठा लेते हैं और पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो ये बहुत उसके लिए एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, ट्रेड कैसा, व्यापार बिजनेस कैसा था। तो दे हैड मेटल इंफॉर्मेशन, इनके पास धातुओं की जानकारी थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तांबे और कांसे की जानकारी थी, जिससे अयस्क बनाया जाता था, धातु बनाया जाता था तांबे और कांसे को मिलाकर। साथ ही साथ मर्चेंट ग्रुप, यानी व्यापारियों का समूह हुआ था, जिसको पणी कहा जाता था। पणी, ये जो है वो व्यापारियों का समूह, दैट इज नोन एज पणी, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये व्यापारियों का समूह हुआ करता था। और मीडियम ऑफ ट्रेड क्या था, यानी कि व्यापार का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। ये लो भाई, तुम जैसे हम लोग कई बार नहीं होता है कि कपड़े देके बर्तन ले लेते हैं, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम, यानी एक वस्तु के बदले वस्तु, यानी इनके हिसाब से मुद्राओं का चलन नहीं था, लोग मुद्रा के बारे में, पैसे के बारे में, मनी के बारे में जानते नहीं थे, ऐसा यहां पर ये बताया गया है हमें, क्लियर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई, धातुओं की जानकारी थी, यस। पणी क्या था, व्यापारियों का समूह था, और व्यापार का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय था, यानी बार्टर सिस्टम यहां हुआ करता था, चीजें एक्सचेंज की जाती थी। अब जब बिजनेस होता है तो बिजनेस में तमाम तरह के वर्ड यूज किया, जैसे आज हम इन्फ्लेशन वर्ड यूज करते हैं, महंगाई है, तमाम तरह की जो है स्टैगफ्लेशन वर्ड यूज करते हैं। तो उस समय जो था वो व्यापार के कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये नए ट्रेंड के हिसाब से मैंने नोट्स दिया, क्योंकि इसी को उठा ले रहे हैं, बोले ये शब्द ये क्या था, तो इसके 4 ऑप्शन देके आपको परेशान करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी जानकारियां होती वो हम लेकर आ रहे हैं। तो इसमें जो था जैसे बैकनॉट, तो बैकनॉट क्या था, ये बेसिकली सूदखोर था, ठीक है, यूजरर था यहां पे। तो ये पैसा चढ़ाता था सूद पे और उसके बदले वो एक्स्ट्रा लिया करता था। अब जो इससे पहले लिखा था कि यहां बार्टर सिस्टम था, उससे थोड़ा इत्तफाक, क्योंकि सूदखोर जो होता है ब्याज लेता है, आज भी अगर आपने देखा होगा तो वो ब्याज पे पैसे चढ़ाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर उनको मुद्राओं, बार्टर सिस्टम था, मुद्राओं का ज्ञान नहीं था, तो ये ब्याज कैसे कैलकुलेट करता होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। निष्क, ठीक है, तो निष्क क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्क। निष्क, निष्क जो था वो विनिमय हेतु उपयोग किया जाता, निष्क वॉज नोन एज विनिमय हेतु उपयोग, विनिमय हेतु उपयोग, यानी कि एक्सचेंज, रेगुलेशंस के लिए इस्तेमाल करता था, एक दूसरे को देने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट वन, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन कैसा था। तो सपोर्ट ऑफ मोनोथीज्म, यानी एकेश्वरवाद के समर्थक थे, एक ही ईश्वर की पूजा करने वाले। वर्शिपर ऑफ नेचर, यानी ये प्रकृति के भी पूजक थे,
ठीक है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ते चले आए, तो वो कॉन्टिन्यूएशन में ही वो चलता चला आ रहा है। इसीलिए कई बार जब हम देखते हैं तो जैसे स्वास्तिक आज भी हमारा कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, तमाम तरह की पीपल की पूजा चल रही है, ठीक है, नेचर को हम भी वर्शिप करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी वो बहुत गलत थी। आगे चलते हम लोग समझते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था, ठीक है, यानी कि द रिलीजियस ऑफ अर्ली वैदिक, ठीक है, प्रारंभिक वैदिक आर्य का क्या धर्म था। भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा और भक्ति, यानी भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, एंड वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। 2012 IAS प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए इसका। अब 3 प्रकार के देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें आकाशीय देवता, सेलेस्टियल गॉड, सन, मित्र और आदित्य, ठीक है, सन, मित्र और आदित्य, इसके 3 जो है वो सेलेस्टियल गॉड थे। दूसरा स्पेस गॉड, इंद्र, रुद्र और वायु, अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र और वायु माने जाते थे। गॉड ऑफ अर्थ, पृथ्वी पे कौन कौन से देवता थे, अग्नि, सोम और बृहस्पति, यानी अग्नि, सोम एंड जुपिटर, बृहस्पति के रूप में इनको जाना जाता था। सो ये जो है वो हमारे प्रमुख देवता थे। 3 प्रकार के देवताओं का हमें वैदिक काल में जानकारी मिलती है। अब एक बार पूछा गया कि सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इनके अभी ऑर्डर्स थे, तो जो सबसे फर्स्ट देवता थे उन्हें इंद्र कहा गया, यानी इंद्र जो है वो क्या, वर्षा के स्वामी बताया जाए, सबसे प्रथम, सबसे ज्यादा स्तुति, सबसे ज्यादा जिसके लिए जो है बातें कही गई हैं वो इंद्र थे। तो सबसे फर्स्ट माना गया कि सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें वर्षा का स्वामी कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ रेन। दूसरे जो सबसे प्रमुख देवता थे वो अग्निदेव थे, जो कि जीवन, अग्नि के माध्यम से ही हमारा जीवन आगे चलता था, हम ऊष्मा, ऊर्जा हमें प्राप्त होती थी। थर्ड जो है वरुण, यानी कि लॉर्ड ऑफ वाटर, यानी कि जल के स्वामी। तो देखिए ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीज, हमें हायरार्की पता, बिना वर्षा के कभी भी, जल चक्र के बिना कुछ नहीं होगा, बिना अग्नि के हम अपना ना भोजन पका सकते हैं ना अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बिना जल के जो है हम जीवित नहीं रह सकते। तो बारिश होगी तभी जल जो है आएगा नदियों में। और अरण्यानी, जंगल की देवी, गॉडेस ऑफ द जंगल, इसको अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, संस्कृत शब्द है, तो अरण्यानी यानी जंगल की देवी कहा जाता था। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट है, और ये अभी इसके बाद एक और पार्ट आता है वैदिक काल में उत्तर में ही, तो जहां पर हम कुछ फैक्चुअल पार्ट और देखेंगे। फिर जो असली जो कहानी शुरू होती है इतिहास की, वो मौर्य वंश से शुरू होती है, जहां अखंड भारत की नींव रखी गई थी, यूनिफाइड इंडिया की नींव, और वहां से बहुत जबरदस्त उठापटक का एक दौर शुरू होता है, ठीक है। एक नए जो है वो उद्भव की तरफ हम जाते हैं, नया सांस्कृतिक विन्यास हमें मिलता है, और वो जो काल होता है उस समय विदेशों में भी बहुत कुछ हो रहा होता है, ठीक है, तमाम तरह की चीजें चल रही होती है। तो इन सबको कंसोलिडेट करते हुए आगे हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे।